Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can call us on 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya. नमस्कार। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 23314444, 23421050 और 23310464। दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जी धन्यवाद। वैभव, चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले हेडलाइंस। Absolutely. First, the headlines. Prime Minister Narendra Modi hails public enthusiasm for GST Bachat Utsav, highlights rise in purchase of indigenous goods. Foreign investors pump in nearly 13,000 crore rupees into Indian capital markets in October so far, and domestic markets to focus on US federal meet outcome, corporate earning results and tariff news for Qs next week. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव के प्रति नागरिकों के उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त की। विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 13,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है और अगले सप्ताह घरेलू बाजार टैरिफ समाचारों, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के परिणाम और कॉरपोरेट आय के नतीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। The views and opinions expressed by the experts on this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or conduct or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी बचत उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह की भावना पर प्रसन्नता व्यक्त की। आकाशवाणी से प्रसारित अपने संबोधन मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने हाल ही में सभी नागरिकों को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने इस वर्ष के त्योहारों को और अधिक जीवंत बनाने वाली देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया था। प्रधानमंत्री ने बताया कि इसके उत्तर में कई नागरिकों ने उन्हें संदेश भेजे। त्योहार के मौसम में स्वदेशी वस्तुओं की जबरदस्त खरीदारी पर भी उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि पत्र में सभी से खाद्य तेल की खपत में 10% की कमी करने के आग्रह पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। प्रधानमंत्री ने भारतीय कॉफी के दुनिया भर में लोकप्रिय होने पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कॉफी की विविधता अद्भुत है, चाहे वो कर्नाटक का चिकमंगलूर, कुर्ग और हसन हो या तमिलनाडु का पुलनी, शिवरॉय, नीलगिरी और अन्नामलाई हो। श्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर भी कॉफी की खेती में प्रगति कर रहा है, जिससे विश्व भर में भारतीय कॉफी की पहचान और मजबूत हो रही है। वैभव, उड़ीसा से श्रीकांत जुड़ रहे हैं। श्रीकांत जी, कृपया अपना सवाल पूछिए। हेलो। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मैं श्रीकांत बात कर रहा हूँ उड़ीसा भुवनेश्वर से। जी जी, सभी को नमस्कार है पहले तो। नमस्कार। और सर से, आकाश रस्तोगी सर से मेरा प्रश्न ये है सर कि मैं एक नए निवेशक हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करूँ, तो आप मुझे ऐसे कुछ सिलेक्टिव अपना म्यूचुअल फंड आपके हिसाब से जो बेहतर है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, इस हिसाब से बताइए सर।
कि मुझे मार्केट में उतार चढ़ाव की फिक्र ना हो और मेरा पैसा भी कम से कम एफडी और आरडी से तो ज्यादा बढ़े ही। धन्यवाद सर। श्रीकांत जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ, इक्विटीज़ में निवेश करने की तरफ सोच रहे हैं। आप एक फिक्स डिपॉजिट से, जो कि एक बहुत ही ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट रहा है, उससे आगे बढ़ने की तरफ आप एक एफर्ट लगा रहे हैं। तो शुरुआती तौर के लिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप कोई भी एक अच्छा इंडेक्स फंड ले लीजिए। सेंसेक्स या निफ्टी दोनों में से कोई सा भी। इंडेक्स फंड बेसिकली जो भी हमारा एक मार्केट इंडेक्स होता है उसको रेप्लिकेट करता है, तो उसका जो परफॉर्मेंस रहेगा वही सेम परफॉर्मेंस देगा। एक इक्विटी में निवेश करने के लिए शुरुआती निवेशक के लिए ये एक बेहतर ऑप्शन रह सकता है। इंडेक्स फंड्स का जो एक खर्च होता है, एक्सपेंस रेशियो होता है, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही थोड़ा होता है, और वहीं पे यहाँ पे आपको इक्विटी की ग्रोथ भी मिल जाती है और एक रिस्क भी कंपैरेटिवली किसी एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड से कम होता है। तो आप एक इंडेक्स फंड के साथ शुरुआत कीजिए। शुरुआती तौर पे आप बहुत ज़्यादा पैसा मत लगाइएगा। आप एक जो भी एक कन्वीनियंट अमाउंट आपको लगता है एसआईपी के माध्यम से, जो कि आप हर महीने आराम से साइड में रख सकते हैं, आप उससे शुरुआत कीजिए। आप कुछ 6-7 महीने तक निवेश करिए उससे, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 2-3 महीने के बाद एक बहुत ही छोटा सा एक अमाउंट उसमें से आप रिडीम करके भी देखें, जिससे कि आपको एक पूरा फुल साइकिल का एक्सपीरियंस हो जाए कि म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से काम करते हैं, एनएवी कैसे मैटर करता है, वो कैसे फ्लक्चुएट होता है, रिडेम्पशन के टाइम पे कैसे होता है, इन्वेस्ट करते टाइम पे कैसा होता है। फिर जब उससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उसके बाद आप उसमें अपना पूरा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए। और यहीं पे एक चीज़ का बस ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो कि एक इंडेक्स फंड भी है, इनमें जब भी निवेश करें, अपना होराइजन कम से कम 5 साल का रखें। उससे छोटी अवधि के पैसे जो है वो बेहतर रहेगा कि आप बैंक फिक्स डिपॉजिट या किसी डेट म्यूचुअल फंड में ही निवेश करें। Our next call is from Delhi. We are joined in by Keshav. Keshav, welcome to the show. Please ask your question. धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि प्राइवेट बैंक में जैसे हमने एफडी बना रखी है, तो प्राइवेट बैंक वाले ये कई स्कीम लेके आए हैं, और इसमें एक एलिफ कुछ होता है क्या? एलिफ के नाम से जो आप बताते, यूलिफ, सॉरी क्या यूलिप्स की बात कर रहे हैं आप, केशव जी? जी। और सर, मैं म्यूचुअल फंड में लमसम इकट्ठा अमाउंट अगर करना चाहूँ, पर मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, और ये बताइए, मैं अगर 4-5 हजार रुपए, आप क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे, 4-5 हजार रुपए में स्टार्टिंग 2-3 महीने देखूं कि कैसे होता है। और बैंक का जो एजेंट होता है, जो ये म्यूचुअल फंड के लिए जानकारी देते हैं, वो कहता है कि आप बैठ लीजिए हमारे पास, फिर हम लिख के आपको समझाएंगे, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये ठीक टेक्निक रहेगी, या हम म्यूचुअल फंड या उसमें एफडी में ही बने रहेंगे? केशव जी, जो आपका सबसे पहला सवाल था यूलिप, यूलिप का फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये एक तरीके का हाइब्रिड प्रोडक्ट होता है, जिसमें कि आपको जब जो बैंक का एजेंट है वो आपको ये कहेगा कि इसमें आपको मार्केट में भी पैसा लग रहा है, एक म्यूचुअल फंड के तरीके से काम करेगा, आप इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं, और इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस का कवर भी मिलेगा, और उसमें आपको ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से टैक्स पे छूट भी मिलेगी। बट आमतौर पे इन्वेस्टमेंट के लिए यूलिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे कारगर साबित नहीं होते। ये बहुत ही एक्सपेंसिव आते हैं कंपैरेटिवली, इनका जो खर्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और साथ ही में जो एक इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस किसी भी फाइनेंशियल प्लान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए, लेकिन उसके लिए आप एक प्योर टर्म प्लान लीजिए। तो इन अ नटशेल मेरी समझ में यूलिप की तरफ आप मत जाइए। आप अपने इंश्योरेंस नीड्स के लिए, जो कि आपकी एनुअल इनकम है, और अगर आपके फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स है, तो उसका लगभग 10 टाइम्स का एक प्योर टर्म प्लान लीजिए पहले, सबसे पहले। और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जैसे कि मैंने बताया, आप म्यूचुअल फंड्स में एक इंडेक्स फंड से शुरुआत कीजिए इक्विटी का, और कम से कम 5 साल का होराइजन रखिए। आकार, दिल्ली से हमारे पास दिनेश जी भी कॉल कर रहे हैं, लेकिन हम उनके सवाल के जवाब जो हैं इस ब्रेक के बाद देना चाहेंगे। मार्केट मंत्र में आपका पुनः अभिनंदन। दिल्ली से हमारे साथ दिनेश जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ, दिल्ली अशोक विहार से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हाइब्रिड फंड कितने प्रकार के होते हैं? जैसे मैंने सुना है एग्रेसिव हाइब्रिड है, और कितने प्रकार के होते हैं? और दूसरा, हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स? और तीसरा, प्लीज सजेस्ट सम गुड हाइब्रिड फंड्स फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। दिनेश जी, हाइब्रिड फंड कुल मिलाकर के अंदाजन 7 तरीके के होते हैं। जैसे कि एक आपने नाम लिया अग्रेसिव हाइब्रिड,
इसके अलावा एक हमारे पास कंजर्वेटिव हाइब्रिड होता है, फिर हमारे पास एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन या जैसे कि होता है बैलेंस एडवांटेज उसको लोग कहते हैं, और फिर एक हमारे पास मल्टी एसेट होता है, फिर आर्बिट्राज फंड भी हाइब्रिड कैटेगरी में ही आता है। कुल मिलाकर के 6-7 तरीके होते हैं, बट इन सब की एक रिटेल इन्वेस्टर को सारे फंड्स की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे जो एक कोर मीडियम है वो ये है कि हाइब्रिड फंड यानी कि इक्विटी और फिक्स्ड इनकम दोनों का मिश्रण होता है। अब हर कैटेगरी में के हिसाब से रूल्स है, कुछ कैटेगरीज में इक्विटी का झुकाव ज़्यादा होता है, कुछ में फिक्स्ड इनकम का झुकाव ज़्यादा होता है। जैसे कि आपने खुद अग्रेसिव हाइब्रिड बोला, उसमें बाय मैंडेट जो इक्विटी है वो अराउंड 65 to 80% का मैंडेट है कि उतना इक्विटी रहेगा ही रहेगा, यानी कि 2/3 आपका इक्विटी रहता है, बाकी का फिक्स्ड इनकम। वहीं अगर हम लोग कंजर्वेटिव हाइब्रिड की बात करें तो वहाँ पे बहुत ही कम, लगभग 15 से 25% तक के आसपास ही इक्विटी रहता है, बाकी का हमारा फिक्स्ड इनकम में रहता है, तो वहाँ पे फिक्स्ड इनकम का ज़्यादा झुकाव रहता है। तो रही बात कि हाइब्रिड फंड कौन सा अच्छा रहेगा, डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर, आपका गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है। जितना ज़्यादा होराइजन हो उतना ज़्यादा हमारे इक्विटी की तरफ झुकाव ज़्यादा होना चाहिए, और जितना कम होराइजन हो उतना ज़्यादा हमारा फिक्स्ड इनकम ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो फिक्स्ड इनकम है वो एक स्टेबिलिटी आता है आपके पोर्टफोलियो में। इक्विटी लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ देता है, बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स देता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो बहुत वोलेटाइल हो जाता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे के झुकाव शॉर्ट टर्म में देखने को मिलते हैं। तो पहले बहुत ज़रूरी है कि आप ये डिसाइड करें कि आपका जो गोल है वो क्या है, उसके हिसाब से आप हाइब्रिड फंड की सही कैटेगरी चुनें, और उसमें आप फिर फंड्स को देख सकते हैं। जो भी उस कैटेगरी के अंदर जो फंड्स है उनका आपस में ही जो रिटर्न है लॉन्ग टर्म में वो आप कंपेयर कीजिए कि उसके 3 ईयर 5 ईयर के रिटर्न्स कैसे है, ऑन अ रोलिंग बेसिस रिटर्न्स कैसे है, उनका एक्सपेंस रेशियो कौन सा ज़्यादा खर्चा का है, कौन सा कम खर्चा देता है, उसके बेसिस पे फिर आप चुनाव कर सकते हैं। And I believe there was another question that the advantage, and if you would suggest any. सो जो बैलेंस एडवांटेज या जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स है उनमें बेसिकली आपका जो इक्विटी और फिक्स्ड इनकम का रेशियो फिक्स नहीं रहता, वो फंड मैनेजर कुछ उनके क्वांटम मेथड्स होते हैं उसके बेसिस पे वो वेरी करता रहता है। And we have our next caller from Bengaluru. We are joined by Ayan. Ayan, welcome to the show. Please ask your question. थैंक यू। मेरा आकाश सर से 2 क्वेश्चन है। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मैं एक बिजनेस साइकिल फंड में SIP करता था, एंड वो एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। तो फंड मुझे पिछले 1-1.5 साल से बहुत वोलेटाइल दिख रहा था जब से मैंने SIP स्टार्ट किया है, और मेरा जो SIP चल रहा है उसमें थीमेटिक का एलोकेशन कम करना चाह रहा था, तो इसलिए सर मैंने वो SIP बंद कर दिया, और मैंने नया फ्लेक्सी कैप फंड में और एक मल्टी कैप फंड में मैंने नया SIP शुरू किया है। तो इसके बारे में आपका क्या राय है, ये मैं जानना चाहूंगा। और सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं म्यूचुअल फंड के फंड्स को एक गोल ओरिएंटेड तरीके से देखूं कि मेरा क्या गोल है, उसके बेसिस पे मुझे फंड्स या कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए, तो क्या सर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक रिटायरमेंट फंड में SIP शुरू की जा सकती है? थैंक यू सर। अयान जी, जो आपका सबसे पहले सवाल था कि बिजनेस साइकिल फंड आपको पिछले 1-8 साल में काफ़ी वोलेटाइल लगा है, देखिए बिजनेस साइकिल फंड या कोई भी इक्विटी फंड शॉर्ट टर्म में हमेशा काफ़ी वोलेटाइल आपको दिखेगा, और यही एक रीज़न है कि हम लोग कहते हैं कि जब भी इक्विटीज़ में निवेश करें कम से कम 5 साल का होराइजन रखे, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटीज़ होती है ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम वो एवरेज आउट होके आपको एक सही रिटर्न दे देती है। आप एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड से ऑलरेडी एक डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड की तरफ मूव हो चुके हैं, वो बहुत अच्छा डिसीजन है आपका, आप उसमें बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड के फंड मैनेजर्स को कोई रुकाव नहीं है कि वो उस कंपनी में निवेश ना करे जिसमें कि वो बिजनेस साइकिल फंड भी कर रहे हैं, तो आपको एनी विच वे वो एक्सपोजर मिल ही रहा है। श्रोताओं, आपके और भी सवाल हम लेंगे कार्यक्रम में, मगर उससे पहले एक अल्प विराम। Welcome back to Market Mantra, and now we are joined in by another caller from Faridabad. We are joined in by Devendra. Devendra, welcome to the show. Please ask your question. Oh, good evening, Market Mantra team. जी, good evening. मेरा क्वेश्चन ये है कि एक परफेक्ट पोर्टफोलियो के लिए उसमें कितने म्यूचुअल फंड होने चाहिए और कौन कौन से होने चाहिए? देखिए देवेंद्र जी, जो परफेक्ट पोर्टफोलियो के लिए सबसे पहले मैं कहूँगा कि कितने फंड से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक अपने गोल की पहचान करें और उसके बेसिस पे असेट एलोकेशन का
डिसीजन लीजिए। जैसे कि अभी एक पिछले कॉल पे भी क्वेश्चन था कि रिटायरमेंट के लिए, तो वहाँ पे भी मैं कहूँगा कि गोल से ज़रूरी होता है कि आप मतलब गोल ओरिएंटेड चलिए, बट गोल ओरिएंटेड से आप ये सबसे पहले देखिए कि आपको कितने टाइम में वो पैसा चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए, और उसके बेसिस पे आप एक असेट एलोकेशन प्लान अपना डिवाइस करिए कि कितना आप इक्विटी रखेंगे, कितना फिक्स इनकम रखेंगे। उसके बेसिस पे आप जो है एक फंड की कैटेगरी चुनिए और फिर निवेश कीजिए। तो अगर ज़्यादा समय है तो ज़्यादा इक्विटी की तरफ रहिए, और अगर कम समय है तो थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम की तरफ ज़्यादा रहिए। और जैसे जैसे आप गोल की तरफ आते हैं, जैसे जैसे उसके पास आते हैं, वैसे वैसे आप उनका हर साल एक बना लीजिए, मे बी फाइनेंशियल ईयर एंड पे या कैलेंडर ईयर एंड पे, और साथ में उसको रीबैलेंस करते रहिए। वहीं पे मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फंड्स में भी निवेश मत कीजिएगा। एक आम तौर पे पोर्टफोलियो के लिए आपके 4 से 6 फंड्स बहुत होते हैं। अपना एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखिए, और बहुत सारा तरह तरह के फंड्स में निवेश करके भी कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं एक पोर्टफोलियो में ओवरलैपिंग हो रही होती है। तो एक शुरुआती तौर के लिए अगर आप डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में जा रहे हो, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप, तो 2 नहीं तो 3 फंड बहुत है। और अगर आप अपने फिक्स्ड इनकम नीड्स के लिए भी जैसे म्यूचुअल फंड्स में करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप 1-2 फंड्स और जोड़ सकते हैं। और अगर बहुत ही जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो जाते हैं और आपको बहुत ही लंबे समय के लिए पैसे लगाने के रिटर्न्स को बूस्ट देना चाहते हैं, तो एक आध आप स्मॉल कैप या मिड कैप फंड भी उसमें जोड़ सकते हैं। बिल्कुल आकार, ग्रेटर नोएडा से हमारे पास अगला सवाल आ रहा है। ये सवाल है विनय का। विनय जी, कृपया अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा। गुड इवनिंग मैम, आवाज बहुत कम आ रही है जी, आप अपना सवाल पूछिए, आपकी आवाज जो है पर्याप्त आ रही है। मैम, मेरा सवाल ये है कि कोई भी फंड है, म्यूचुअल फंड, और उसकी मैच्योरिटी पे यदि मार्केट क्राइसिस होता है तो उसमें क्या मतलब रिटर्न रहता है? विनय जी, जो म्यूचुअल फंड्स है, इनका मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इनमें कोई एक मैच्योरिटी डेट नहीं होती फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह, प्रोवाइडेड आप एक ओपन एंड फंड में कर रहे हैं, जो कि मोस्ट लाइकली केसेस रहते। वहाँ पे आपका NAV बेस्ड प्राइस चलता है, जो कि आपके जो यूनिट्स है उससे आपके वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट हो जाती है। और जो सबसे ज़्यादा डर है, एक ये ज़रूर हो सकता है कि मान लीजिए आपने 7 साल के लिए किया और जैसे ही 7 साल पूरे हुए तब मार्केट क्रैश हो गया, तो उसका वैल्यू, क्योंकि मार्केट नीचे गिरा है तो गिर जाएगा। तो वहीं पे एक ज़रूरत आती है SWP की, जो कि होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये SIP का टोटली ऑपोजिट है। जैसे SIP में हम हर महीने कुछ कुछ पैसे निवेश करते हैं, SWP के माध्यम से हम लोग हर महीने कुछ कुछ पैसे ऑटोमेटिक तरीके में विड्रॉ करते हैं। तो इससे होता यह है कि जो ये वाला डर होता है कि जब हमारे को एकदम पैसे की ज़रूरत होएगी, जब हमारा गोल ड्यू हो रहा है, अगर तब मार्केट क्रैश हो गया तो क्या होगा। तो इसलिए जब भी आपका गोल पास आने वाला हो, डिपेंडिंग ऑन कि वो गोल कितना ज़रूरी है, कितना नॉन नेगोशिएबल है, आप लगभग 1.5 से 2 साल पहले SWP के माध्यम से वो पैसे थोड़ा थोड़ा करके इक्विटी फंड में से विड्रॉ करके एक डेट फंड में या बैंक अकाउंट में उसको जमा कर सकते हैं, जिससे कि मार्केट क्रैश वाला रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। Before we take our next caller from Mumbai, let's take a short commercial break. मार्केट मंत्र में आपका पुनः अभिनंदन। मुंबई से अगला सवाल आ रहा है कपिल का। कपिल जी, कृपया अपना सवाल पूछिए। या नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरा एक्चुअली एक सवाल है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के ऊपर। मेरी अभी रिटायरमेंट को 3 साल है और मेरा म्यूचुअल फंड में जो अभी फंड अक्यूमुलेट हुआ है अप्रोक्सीमेट 12-13 लाख रुपए होगा। तो मुझे बताइए कि मेरे को इसको कितना इंक्रीज करना है ताकि मेरे को इसी में से ही ना अपना विड्रॉल भी कर सकूं आफ्टर 3 इयर्स। थैंक यू। कपिल जी, सबसे पहले आपको ये देखना होगा, आपको एक पेपर पेन लेके बैठिए और आप पूरा एक हिसाब लगाइए कि जैसे आप 3 साल रिटायरमेंट में रह गए, तो उसके बाद जो एक आपकी इनकम की रिक्वायरमेंट होगी, मंथली इनकम की रिक्वायरमेंट, वो एक्चुअली में कितनी होगी, और उनमें से कितना ऐसा पैसा है कि जो अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में है या अगर आपको कहीं से पेंशन आएगा तो आपको कितना पेंशन आएगा और कितना आपको ऊपर से पैसा चाहिए होएगा। या फिर अगर आपके कोई और सोर्सेज है, कहीं पे आपने रियल एस्टेट में कर रखा है, वहाँ पे आपका रेंटल इनकम आना है, सो आपको सबसे पहले ये चीज़ें थोड़ा सा कैलकुलेट करनी होंगी कि आपको एक्चुअली में कितना पैसा आएगा और उनमें से आपको कितना एक मंथली इनकम के लिए उसमें से रिक्वायरमेंट और जनरेट करना है। फिर जो जनरेट करने के लिए आपका पोर्टफोलियो है उसको टोटलिटी में देखिए। आपने बताया कि कुछ सम एक आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में है, बट क्या कुछ पैसा आपको EPF से भी आएगा, वो फिक्स्ड इनकम में होगा,
इसके अलावा क्या कुछ पैसा आपका एफडीज में भी है या किसी और पीपीएफ में या किसी और सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट में भी है, उस हिसाब से उस पूरे पोर्टफोलियो को देखिए। रिटायरमेंट के बाद भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 1/3 30 to 40% जो है वो इक्विटीज़ में निवेश करके रखें। एक वही तरीका है जिससे कि जो रिटायरमेंट के जो लेटर ईयर्स है तब के लिए हम लोग एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न और इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको साल भर साल जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी उसके हिसाब से आपकी इनकम एडजस्ट हो पाएगी। तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जितना म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा है वो इक्विटी का, क्या वो आपके पोर्टफोलियो का 30% है, 50% है या क्या वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। बाकी जो सबसे पहले साल का पैसा होगा वो मेरी सलाह रहेगी कि आप एक लिक्विड फंड में डालिए और वहाँ से आप SWP सेटअप कर सकते हैं, और उसके आगे लगभग अंदाजन 3 साल का पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में ज़रूर होना चाहिए। जीएसटी सुधार की विशेष श्रृंखला से लिए चलते हैं हम अपनी अगली खबर। वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर को इसकी शुरुआत की थी। आज हम आपको बताएंगे कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों में किस तरह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है। नए जीएसटी सुधार उत्तर प्रदेश के किसानों, कारीगरों, छोटे व्यवसायों और स्थानीय उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। खिलौनों और लघु शिल्प वस्तुओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे राज्य के हस्तशिल्प और खिलौना निर्माण समूहों को काफी लाभ मिला है। इसी प्रकार 2500 रुपए तक की कीमत वाले चमड़े के सामान पर केवल 5% जीएसटी लगने से अब कानपुर और आगरा के चमड़ा उद्योगों के व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा पीतल के बर्तनों पर जीएसटी 12% से घटकर 5% करने से एमएसएमई की लाभप्रदता को बढ़ावा मिला है और कारीगरों के रोजगार में स्थिरता आई है। वहीं कांच के बने पदार्थ और चूड़ियों पर जीएसटी 5% हो जाने से 1 लाख से अधिक श्रमिकों और कारीगरों को रोजगार देने वाले जिले फिरोजाबाद को भी लाभ मिला है। इस कदम से कारीगरों की आय में वृद्धि हुई है। इस बीच पेठे पर जीएसटी घटाकर 5% करने से आगरा में पर्यटकों की खरीदारी बढ़ी है और छोटी मिठाई की दुकानों को पैकेज्ड कैंडी के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिली है। इन नए जीएसटी सुधारों ने सामर्थ्य, रोजगार सृजन को बढ़ाया है और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया है। रोहन और समर्थ के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अक्टूबर में अब तक भारतीय शेयर बाजारों में 7,329 करोड़ रुपए का निवेश किया है। डिपोजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक ऋण बाजार में 5,654 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिससे समीक्षाधीन अवधि में भारतीय पूंजी बाजारों में शुद्ध निवेश लगभग 13,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इससे पहले विदेशी निवेशकों ने सितंबर में शेयर बाजारों से 23,885 करोड़ रुपए, अगस्त में 34,990 करोड़ रुपए और जुलाई में 17,700 करोड़ रुपए निकाले थे। After rising for the 4th straight week, the domestic benchmark indices will focus on US Federal Reserve meeting, corporate results, trade tariff developments for Qs next week. Last week, the Sensex and the Nifty gained around 0.3% each. Next week, on domestic front, the market participants are likely to keep an eye on corporate earning results and development around trade and tariffs. Recent reports suggest that US and India are close to finalizing a trade agreement. Union Commerce Minister Piyush Goyal is also visiting Belgium to hold discussion on proposed free trade agreement with the European Union. On the global front, the Federal Reserve's Policy Committee is scheduled to meet on October the 28th and 29th. The US Central Bank is likely to reduce the benchmark interest rate to ease borrowing costs. Markets will also likely to track the upcoming US-China presidential meeting. US President Donald Trump today announced that he will raise US tariffs on Canada by 10% in retaliation for an anti-tariff advertisement sponsored by the Ontario government, which was further strained one of the world's largest trade partnerships. The statement posted on Trump's Truth Social account came after several days of public disputes over the ad, which referenced Ronald Reagan's support for free trade and provoked US President's anger. आकार, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए और श्रोताओं के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। जी धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi hails public enthusiasm for GST Bachat Utsav, highlights a rise in purchase of indigenous goods. Foreign investors pump in nearly 13,000 crore rupees into Indian capital markets in October so far. And domestic markets to focus on US federal meet outcome, corporate earning results and tariff news for Qs next week. That's it in this edition of Market Mantra. Namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.